और जब हम विकास की बात करते हैं तो हमारे मन में साफ है, विकास का हमारा मतलब है किसान को सिंचाई, बच्चों को पढ़ाई, युवा को कमाई और बुजुर्गों को दवाई। भाइयों बहनों, हम किसान को उसकी जो आवश्यकताएं हैं उस पर बल देना चाहते हैं। एक समय था हमारे किसान को यूरिया चाहिए, महीनों तक यूरिया नहीं मिलता था। किसान को यूरिया समय पर चाहिए, सरकार को परवाह नहीं, सर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दो सो जाओ। हमने किया भाई क्या कारण है कि सारे देश में यूरिया के लिए किसान रो रहा है, काले बाजारी में खरीद रहा है। हमने यूरिया का निम कोटिंग कर दिया, यूरिया की चोरी बंद हो गई, यूरिया की काले बाजारी बंद हो गई। जिस किसान को यूरिया चाहिए समय पर मिलने लग गया, जितना चाहिए इतना मिलने लग गया, काले बाजारी बंद हो गई। भाइयों बहनों, आज मध्यम वर्ग का परिवार भी हो, अच्छी खासी कमाई हो, लेकिन अगर घर में एक आध व्यक्ति बीमार हो जाए तो पूरा घर का बजट बर्बाद हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। बेटी की शादी रुक जाती है, बच्चे की पढ़ाई रुक जाती है। एक बीमारी अगर घर में आगे बढ़ी तो पूरा घर तबाह हो जाता है। डायबिटीज हो, हार्ट अटैक हो, कैंसर हो, पूरा परिवार डर जाता है, बस हो गया, मर गए, अब परिवार बचेगा नहीं। भाइयों बहनों, मध्यम वर्ग का व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, उसकी सेवा कैसे होगी? हम आए सरकार में, हमने सोचा कि गरीब मध्यम वर्ग का व्यक्ति अगर इतनी दवाई महंगी होगी तो वो बचेगा क्या, उसका परिवार बचेगा क्या? वो तो बीमारी के कारण मरेगा, लेकिन परिवार आर्थिक बोझ के कारण मर जाएगा। हमने दवाई बनाने वाली कंपनियों को बुलाया, हमने जरा पूछताछ की। हमने कहा भैया 30-30 हजार रुपये में गोलियां बेचते हो आप, 30,000 रुपया अगर महीने में 2 गोली खानी है तो भाइयों बहनों वो बेचारा 60,000 रुपया कहां से लाएगा? हमने कहा इतनी दवाइयां महंगी कैसे आती है भाई, कैसे बनाते हो, क्या डालते हो अंदर, जरा कितनी कीमत होती है निकालो। शुरू में तो बताते ही नहीं थे, लेकिन हम तो अटकने वालों में तो है नहीं, हम जरा पूछ लेके बताओ भाई। भाइयों बहनों, पूरी जांच पड़ताल करके हमने नियम बना दिया। 800 दवाइयां जो लोगों को जीवन मरण के लिए जरूरी होती है, हमने उसके दाम तय कर दिए, और जो दवाई 30,000 रुपये में बिकती थी आज उसको 3,000 रुपये में बेचने के लिए मजबूर कर दिया। जो दवाई की गोली 80 रुपये में बिकती थी वो 12 रुपये में बिकना शुरू हो गया। आप बताइए गरीब का भला हुआ कि नहीं हुआ, मध्यम वर्ग का भला हुआ कि नहीं हुआ? भाई आजकल हृदय रोग की बीमारी होती है, दिल का दौरा पड़ जाता है, हार्ट अटैक आता है, भागे भागे डॉक्टर के पास जाते हैं। अब हमें तो पता नहीं अंदर क्या हुआ है, दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर देख करके बता देता है कि इनकी नली के अंदर खून जाने का, ब्लड जाने का रास्ता ही बंद हो गया है, वो रास्ता खोलना पड़ेगा। तो इसके लिए अंदर बोले अंदर स्टेंट लगाना पड़ेगा, और फिर डॉक्टर बताता है कि ये देसी स्टेंट है, इंडिया का बना हुआ है, ये लगाओगे तो 45,000 रुपया होगा, ये विदेश से लाए हैं, ज्यादा अच्छा है, ये लगाओगे तो 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया होगा। अब बेचारा मृत्युशैया पे पड़ा है, हृदय रोग का बीमारी है, माँ बाप को, बच्चों को, भाई को, बहन को, पत्नी को, सबको लगता है बचना चाहिए। तो वो कहते हैं कि भाई आपका क्या सलाह है, क्या करें? तो कहता है अगर 45,000 वाला स्टैंड लगाओगे तो
4-6 साल जिंदा रहेगा। लेकिन ये 1,00,000-1,50,000 वाला लगाओगे तो जीवन भर कभी देखना नहीं पड़ेगा। तो वो बेचारा कौन कहेगा कि भाई 6 साल में मरना है, तो वो 1,50,000 का लगवा देता है। भाइयों बहनों, मैं हैरान था, गरीब आदमी 1,50,000 का स्टैंड कहां से लगाएगा। मैंने बनाने वालों को बुलाया, जरा हिसाब किताब मांगा, और मैंने कहा आप गरीब जनता को लूट रहे हो, बंद करो ये सब। और आपने देखा होगा अभी 10 दिन पहले भारत सरकार ने एक ऑर्डर कर दिया कि 45,000 रुपये में जो स्टैंड बेचते हो वो बंद करो, सिर्फ 7,000 रुपये में बेचना पड़ेगा, ताकि गरीब आदमी दवाई करा। जो 1.25 लाख 1.5 लाख में बेचते हैं, हमने कहा इसको 25-27 हजार रुपये से ज्यादा नहीं ले सकते हो, गरीब की भलाई के लिए काम करना पड़ेगा। आप झूठ बोल करके लोगों को लूट रहे हो। भाइयों बहनों, हम गरीब के लिए काम करने वाले सरकार है, सामान्य मानव के लिए काम करने वाली सरकार है, बीमारी में हर किसी की मदद करने के लिए सरकार है। भाइयों बहनों, नौजवान को रोजगार, यहां पर रेट बोले जाते हैं, दाम है, ये नौकरी चाहिए इतना दाम, ये नौकरी चाहिए इतना दाम। हमने भारत सरकार में आने के बाद एक नियम बनाया कि वर्ग 3 और 4 भारत सरकार में सबसे ज्यादा रोजगार उसी में होता है। तो हमने कहा कि वर्ग 3 और 4, क्लर्क बनना है, टीचर बनना है, सरकारी मुलाजिम बनना है, पुलिस इंस्पेक्टर बनना है, ये सारे 3 और 4 में आते हैं। अब वो जब इश्तहार निकलता है, एडवर्टाइजमेंट निकलता है, तो लाखों लोग अर्जी करते हैं। अर्जी करने के बाद लिखित एग्जाम होती है, उसमें कुछ लोग पास होते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के बाद नौकरी मिलती है। होनहार लड़का भी स्कूल में, कॉलेज में अच्छे मार्क लाया है, रिटर्न टेस्ट देता है, उसमें भी अच्छे मार्क आते हैं, इंटरव्यू की चिट्ठी आ जाती है घर पे, मां बाप को लगता है चलो बेटे को अब नौकरी मिल जाएगी। 2-4 दिन में कोई घर आ जाता है, वो कहता है सुना है बेटे को इंटरव्यू आया है, तो मां भी खुशी से कहती है हाँ हाँ बहुत अच्छा हो गया, बेटे को इंटरव्यू आया है। फिर वो समझाता है कि देव भाई, ये इंटरव्यू आया है तो ऐसे नौकरी नहीं मिलती है, किसी की सिफारिश लगती है, आप जरा कुछ कोशिश करो। तो वो मां कहती है देखो भाई तुम्हारे पास कुछ है तो मदद करो। तो वो फिर 3 दिन के बाद दोबारा आता है, मां मैंने एक आदमी ढूंढ लिया है, इंटरव्यू में पास करवा देगा, बस सिर्फ 2 लाख रुपए लगेगा। वो मां को भी लगता है बेटे को बेचारे को नौकरी मिल जाए, तो वो भी क्या अच्छा बेटा मैं घर गिरवी रख देती हूँ, गहने गिरवी रख देती हूँ, जमीन गिरवी रख देती हूँ, लो 2 लाख रुपया बेटे को नौकरी दिलवा दो। ये चलता है कि नहीं चलता है भाइयों? ये पाप चलता है कि नहीं चलता है? कोई मुझे बताए ऐसा कैसा विज्ञान है कि एक कमरे में 3 बाबू बैठे हैं, एक दरवाजे से कोई इंटरव्यू जिसको देना है वो नौजवान या वो बेटी अंदर आती है, 30 सेकंड में, आधी मिनट में वो 3 में से एक आध पूछ लेता है क्या नाम है, कहां से आए हो, ठीक है, और वो दूसरे दरवाजे से निकल जाता है। क्या आधी मिनट में ये पता चल जाता है कि कौन अच्छा है कौन बेकार है? ये बेईमानी है कि नहीं है? ये पैसे कमाने का गोरख धंधा है कि नहीं है? ये भ्रष्टाचार का दरवाजा है कि नहीं है? भाइयों बहनों, दिल्ली में आकर के हमने निर्णय कर लिया कि अब वर्ग 3 और 4 के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा। जो लोग परीक्षा का मार्क आया है कंप्यूटर में डाल दिया जाएगा, और जिसके सबसे ज्यादा मार्क है उसको सीधा सीधा नौकरी का ऑर्डर चला जाएगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। भ्रष्टाचार गया कि नहीं गया? भ्रष्टाचार गया कि नहीं गया? नौजवान को उसका हक का मिला कि नहीं मिला? हमने मणिपुर को कहा कि आप भी लागू करो, नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? क्योंकि उनको मालूम है वो ठेले वाला उन्हीं का तो होता है 10%। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद हम मणिपुर में भी
ये इंटरव्यू के नाम पर चल रहे कारोबार को बंद करा देंगे, ये भ्रष्टाचार को बंद करा देंगे, नौजवान को रोजगार मिले की चिंता करेंगे। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए 2014 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उस समय कांग्रेस पार्टी, और मैं यहां मणिपुर में भाषण में बोला था उस समय, कांग्रेस पार्टी ने देश को क्या वादा किया था। कांग्रेस पार्टी की बड़ी मीटिंग दिल्ली में हुई और लोकसभा के चुनाव के लिए जाने से पहले उन्होंने घोषणा की कि दिल्ली में अगर फिर से भारतीय कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वे गैस के सिलेंडर जो साल में 9 मिलते हैं वो 12 कर देंगे, और इसके लिए उन्होंने वोट मांगा था। गैस का सिलेंडर साल में 9 मिलते हैं, 12 करेंगे, आप हमें वोट दे दो, ऐसा कहा था। भाइयों बहनों, हम सरकार में आए, हमने कहा जरा गैस का क्या शास्त्र है समझे, जरा 3-4 महीने जरा अध्ययन किया और देखा गया भाइयों बहनों, हमारे देश में ऐसा ये काला बाजारी खेल चल रहा था। हमने कहा गरीब मां जो लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती है, जब लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती है तो उस मां के शरीर में 400 सिगारेट का धुआं जाता है, 400 सिगारेट का। आप मुझे बताइए, हर दिन जिस मां के शरीर में 400 सिगारेट का धुआं जाता हो, उस मां की तबीयत अच्छी रहेगी क्या? वो बीमार होगी कि नहीं होगी? क्या उस मां को धुएं से बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? इतना ही नहीं, घर में छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, खाना पकता है तब बच्चे भी तो वहीं होते हैं, और जब छोटे छोटे बच्चों के शरीर में भी इस सिगारेट का धुआं जाता है, वो बच्चा कितने दिन अपना शरीर बचा पाएगा? ऐसे बच्चों की मदद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हमने निर्णय किया कि हम हिंदुस्तान में 3 साल के भीतर 5 करोड़ गरीब परिवारों के घर में मुफ्त में गैस का कनेक्शन दे देंगे और इन माताओं को लकड़ी के चूल्हे से बचाएंगे। और भाइयों बहनों, मणिपुर में भी हजारों परिवारों में नए गैस के कनेक्शन दे दिए, 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार होने नहीं दिया, मुफ्त में कनेक्शन दे दिए। उन माताओं बहनों को लकड़ी के चूल्हे से 400 सिगरेट पीने के लिए जो मजबूर होना पड़ता था, उससे बचाने का काम किया है। भाइयों बहनों, अगर विकास यही मकसद हो, विकास यही मंत्र हो, तो हम मणिपुर को हिंदुस्तान में नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, टूरिज्म बढ़ा सकते हैं। यहां के नौजवान होनहार है, यहां की बेटियां होनहार है, भारत के सामर्थ्य में नई ताकत जोड़ने के सामर्थ्य रखने वाले लोग हैं। उनको लेकर के हम विकास की ऊंचाइयों को पार करना चाहते हैं। और इसलिए आज मैं मणिपुर की धरती पर आया हूं। पूरे राज्य के लोगों को इस जनसभा के माध्यम से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, एक बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के 5 साल सेवा करने का मौका दीजिए। और मैंने कहा, अगर मणिपुर में आप भाजपा की सरकार बनाओगे, दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है, तो मणिपुर के विकास के लिए डबल इंजन लगेगा कि नहीं लगेगा? एक इम्फाल का इंजन और एक दिल्ली का इंजन, दोनों काम आएंगे कि नहीं आएंगे? भाइयों बहनों, और ये मेरे बात लिखनी है तो लिख करके रखिए, और 15 महीने के बाद मेरे से हिसाब मांगिए। 15 साल में जो काम नहीं हुआ है कांग्रेस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 15 महीने में वो हम करके दिखाएंगे। ये मैं फिर से वादा दोहराता हूं, 15 साल के सामने 15 महीने। भाइयों बहनों, दिल्ली सरकार पूरी तरह आपके साथ खड़ी रहेगी।
आपके सपनों पूरा करने के लिए हम साथ खड़े रहेंगे। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाइए। उनके एक भी झूठ को स्वीकार मत कीजिए, एक भी झूठ को स्वीकार मत कीजिए। मणिपुर भी हमारा है, मणिपुर की एक एक धरती हम मणिपुर वासियों की है, उसकी रक्षा करने के लिए भारत की सरकार आपके पास है, के साथ है। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। पूरी ताकत से पूरे मणिपुर में सुनाई दे और झूठ बोलने वालों की नींद हराम हो जाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता के, 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 भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद।